सुखदा ने गर्व से कहा। जब वह मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी है। वे बोलते हैं तो मैं भी बोलती हूँ। मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी। बेटी, बुरा ना मानना, मुझे तो बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है। तू समझती है वह तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं, ये मैं जानती हूँ, पर वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। ना जाने क्यों उससे तू तनी रहती है। मुझे तो वह बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारे की माँ मर गई, विमाता मिली वह डायन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर ना समझ सका। जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुखदा चिढ़कर बोली, वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा जोटा पहनूं और वह घर से अलग होकर मेहनत और मजूरी करे। मुझसे ये ना होगा, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। वह अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुंह ना जोहूंगी। रेणुका ने तिरस्कार भरी चितवानों से देखा और बोली, और अगर आज लाला समरकांत का दिवाला पिट जाए। सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही ना की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पिटने लगा? ऐसा संभव तो है। सुखदा ने माँ की संपत्ति का आश्रय ना लिया। वह यह ना कह सकी, तुम्हारे पास जो कुछ है वह भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा कहने ना दिया। माँ के इस निर्दयी प्रश्न पर झुंझलाकर बोली, जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर आग में नहीं कूदता। बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उनकी संपत्ति का वारिस आने वाला है। कन्या के भविष्य के लिए माँ को बड़ी चिंता हो गई। इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया। उसने आनंद विह्वल होकर सुखदा को गले से लगा लिया। अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वह बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थी। उसका वेदना में बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर देवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नई नई करता रहता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयाँ रख देती। उससे इनकार करते बनता। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है, कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती है। तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगी है। वह कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहाँ उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जोहती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वे वही करता। इस मात स्नेह से उसे तृप्ति ही नहीं ना होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्रातः दिन भर रेणुका ही के यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना बह ना रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह शेर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें उसे 10-20 रुपए जरूर दे देती। उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक ना चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5 ही 6 महीने में वे विलासिता से द्रोही सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रही ज्यादा बन बैठा। रही जादों के भावों
और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निर्धंध और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपए हमेशा पड़े रहते। दुख खाता, मित्रों को खिलाता और एक की जगह 2 खर्च करता। वह अध्ययनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता है। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया। वहाँ उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी ना थी, अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गई। दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की अखबारें उससे पढ़वाकर सुनती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत की राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनीति देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थी, उनसे उसे सहानुभूति हो गई। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उनके नेता बने गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान न किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वह जो 4-5 घर मल्लोह के थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ न था। मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बकारें भरी होंगी, लेकिन यहाँ तो किसी घर में अनाज के मटके तक न थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बकारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज़्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गांवों में एक भी ऐसा किसान न मिला और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं। मैं चाहता हूँ उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नज़र में अंग्रेज ही मालूम होते, क्योंकि उनकी आंखें नीली थीं और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेमी के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्नता मुख, सहृदय, सेवाशील व्यक्ति थे। राजनीतिक आंदोलन में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से खुले मैदान में न आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और 1 पैसे की दवा ना ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम कर लिया, बैल तक बिकवा लिए। ऐसे अन्यायी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चितड़े तक नहीं थे। उनकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों से मार्ग को अंधेरा कर दिया था। सड़क के दाहिने बाहीं नीचे उक, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर 2-1 मजूर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष संकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए।
सब के सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में खानफुसकियां कर रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर दो गोरे सैनिक हाथ में मैत लिए अकड़े खड़े थे। छात्र मंडली को कुतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है, तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चित्कार सुनाई पड़ा। छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ, नहीं हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकला था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपककर उसके मुंह पर घूंसा मारा। सैनिक के मुंह पर घूंसा पड़ा, तिलमिला उठा, पर था घूंसेबाजी में मजा हुआ। घूंसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक उस गोरे के सिर पर जमाई। वह चौंधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर वह इन युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। एक के मुकाबले में तीनों हो गए। सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभलकर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया। डॉक्टर साहिब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक